हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरवी क्लासेस में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेलवे एनटीपीसी जनरल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है फिजिक्स पार्ट में हीट यानी कि ऊष्मा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। तो आएँ और देखें कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं या नहीं। अगर जानते हैं तो अपने हिसाब से कॉपी पे लिखते रहें आंसर, और ये लास्ट में कंक्लूजन निकालें कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें से कौन से क्वेश्चन आपने नहीं आए और कौन से आए। मैं आपको सबका सॉल्यूशन क्लियरली बताऊंगा, तो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जिसका नाम है रेलवे एनटीपीसी जनरल साइंस फिजिक्स की क्लास। और हीट और ऊष्मा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पेपर में पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। चलें शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का। शुरुआत से लेकर चलते हैं। आरवी क्लासेस में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि जितने भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूँ, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे रीजनिंग से रिलेटेड हैं, चाहे मैथ से रिलेटेड हैं, वो आपको टाइम से मिल सकें और आपको पता लग सके कब मैंने नई वीडियो डाली है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके पास। तो 15 सेकंड के लिए आप सोचें और आंसर लगाएं अपनी कॉपी के ऊपर, या वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ और लॉजिक बताता हूँ। हीट यानी कि ऊष्मा से संबंधित ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप एक बार सोचें इसके बारे में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलो, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स नियम, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन के शीतलन नियम, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा विनिमय के नियम और चौथा है ऊर्जा के संरक्षण के नियम। देखो, जब भी हीट की बात करेगा तो सबसे पहले बात होगी, अब ये ताप गतिकी जो है वो है क्या। एक्चुअल में बात करें ताप गतिकी तो इसको इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बोलेंगे इसको। ताप गतिकी जो है उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे इसको। तो ये बात क्लियर होगी कि ताप गति का मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ, देखो थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 4 लॉ हैं। इनमें से जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बताता है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट रहती है, या संरक्षण बोल सकते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम जैसे इसने यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा कि तापगतिकी का प्रथम नियम जो है वो सामान्यतः किससे संबंधित मामला है, तो आंसर आएगा ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो सही आंसर हो जाएगा दैट इज डी ऑप्शन, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, क्योंकि हीट जो है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। पहला ऑप्शन, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, उनके पास जो भी प्रकाश आता पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश भेदन नहीं होने देते, और चौथा ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। चलो अब देखते हैं। देखिए, काले वस्त्रों के बारे में ये बात जान लीजिए कि जितने भी हमारी ब्लैक कोई भी आपके सब्सटेंस होगा, कोई भी चीज़ होगी, वो क्या करेगी? प्रकाश को अवशोषित करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करेगी? अवशोषित करेगी। और जो व्हाइट होगी ना, जो श्वेत होगी, वो क्या करेगी? परावर्तित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है वो ठंडी रहती है, और जो चीज़ एब्जॉर्व करती है वो क्या रहेगी? उसमें हीट ज़्यादा होगी, यानी कि वो गर्म रहेगी। तो इसलिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो प्रकाश को क्या कर देते हैं? प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो इन सारे ऑप्शनों के ऊपर अगर नजर डालें तो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्यों करते हैं ऐसा? तो ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे आंसर, हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा बी। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे क्या कर देते हैं?
परावर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो, कई बार पेपर में पूछा गया तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। और इसका रीजन सिंपल सा मैंने यही बताया कि काले वस्त्र क्या करेंगे, हीट को यानी कि प्रकाश को एब्जॉर्व करेंगे, और जो श्वेत वस्त्र हैं वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे यानी कि उसको परावर्तित कर देंगे। बस यही रीजन होता है कि वो श्वेत वस्त्र थोड़े से ठंडे रहते हैं और काले वस्त्र जो हैं वो गर्म रहते हैं। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। दूसरा ऑप्शन है उनकी गुप्त ऊष्मा पर। तीसरा ऑप्शन उनके अपने अपने तापमान पर। और डी ऑप्शन है ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा के ऊपर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक चीज आपने देखी होगी, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को एक एंड को हीट करेंगे, मान लीजिए किसी भी एक एंड, मान लीजिए ये जो एंड है उसको अगर मैं हीट करूंगा, क्लियरली बात है, मान लीजिए यहां पे आपके पास इसको यहां मोमबत्ती से हीट दे रहे हैं, मान लीजिए कोई भी अगर ज्वलनशील एंड मान लिया इसको, अगर यहां हीट देंगे तो हीट क्या करेगी, हमेशा ध्यान रखें हाइयर, किसी भी बॉडी के हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर एंड की तरफ ट्रेवल करेगी। और ध्यान रखें, और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे दोनों एंड का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें उनके अपने अपने तापमान पर डिपेंड करेगी। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किसको निर्भर करती है, उनके अपने अपने तापमान पर। और हमेशा ध्यान रखें हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू कहां जाएगी, हमेशा हायर टेम्परेचर टू ट्रेवल करेगी, कहां पे ट्रेवल करेगी, लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है, तो वो किसके ऊपर निर्धारित करती है, वो करती है उनके अपने अपने तापमान के ऊपर। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट की इकाई इसने पूछ ली। मैंने इकाई वाले चैप्टर में भी कई चीजें बताई थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन नए बन जाते हैं, तो ध्यान रखें हीट यानी कि ऊष्मा में ये पूछ लिया कि प्लैंक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक, इसकी हिंदी बना दी इसने, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं वैसे इंग्लिश वाले बच्चे, ध्यान रखें प्लैंक्स कांस्टेंट है। पहली बात तो प्लैंक्स कांस्टेंट को डिनोट करेंगे एच से, ये बात ध्यान रखें। और ये जो है एसआई में इसका जो मान होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई की बात करूं तो उसमें इसका जो मान होगा वो होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड। कहने का मतलब इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी, जूल सेकेंड। तो ध्यान रखें इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूल सेकेंड। और हाँ, सीजीएस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी जो यूनिट होगी वो होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻27। और यहां पे जूल सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा, अर्ग सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर्ग सेकेंड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे एसआई सिस्टम में क्या होती है और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की इकाई जो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूल सेकेंड। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। ऑप्शन है ताप की अच्छी अवशोषक या अच्छी परावर्तक। सेकंड ऑप्शन है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। सी ऑप्शन है ताप की अच्छी अवशोषक या खराब परावर्तक। और डी ऑप्शन है ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो सिंपल सी बात ध्यान रखें, जो चीज श्वेत होगी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और जो चीज आपके पास चिकनी होगी, श्वेत और चिकनी दोनों ही दे दी इसने। श्वेत चीज प्रकाश की परावर्तक होगी, ये बात आपको पता है, अच्छे से पता है। और चिकनी सतह साथ साथ दे दिया। तो ध्यान रखें श्वेत और चिकनी सतह जो है ताप की खराब अवशोषक होंगी। सीधी सी बात मैंने क्या बताई आपको, जो चीज जितनी चिकनी होगी वो उतनी रिफ्लेक्ट करेगी चीजों को। प्रकाश आएगा तो वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी उन चीजों को, ठीक है ना, जो जितनी चिकनी होगी। और श्वेत के लिए मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि श्वेत चीज जितनी भी होंगी वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है ना। तो याद ध्यान रखना। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि श्वेत और चिकनी सतह, दोबारा क्वेश्चन देखें, श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती हैं, ताप की खराब अवशोषक होंगी क्योंकि वो अवशोषित नहीं करेंगी ताप को, और क्या होंगी, अच्छी परावर्तक होंगी यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती हैं लाइट को, इसलिए वो गर्म नहीं रहती। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। पहला ऑप्शन क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। दूसरा ऑप्शन पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। तीसरा ऑप्शन उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो चलो देखते हैं इसका क्या रीजन रहेगा।
भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, इसका रीजन अगर देखें तो सिंपल सी बात, देखो पहली बात, जब भी भीषण सर्दी पड़ेगी तो टेम्परेचर 0 डिग्री या इससे नीचे का तापमान रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे का टेम्परेचर रहेगा। उस केस में जिस पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है, अपना वाटर जो है जा रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, सीधी सी बात है 0 डिग्री और उससे नीचे के ऊपर तो टेम्परेचर के ऊपर तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ के अंदर। और बर्फ का जो प्रसार होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल जो वाटर की अगर बात करूँ मैं, जिस कारण वो क्या करेगा, फैलेगा, बर्फ जो है वो थोड़ी सी फैलेगी, बाहर की तरफ फैलेगी। तो सिंपल सी बात है, जो ये जो पाइप है उसके जो वॉल्स हैं यानी कि जो किनारे हैं उनको क्या करेगी, वो हिट करेगी, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगी जिसके कारण ये जो वॉल हैं इस पाइप की वो क्या करेंगी, क्रैक कर जाएंगी और फट जाएंगी। तो यही रीजन होता है कि हमारे पास भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम टेम्परेचर के ऊपर जम जाता है, और जमने के कारण पानी क्या होता है, फैलता है, और फैलने से इन वॉल्स जो पाइप है, जिस पाइप में से पानी जा रहा है, उन वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएंगे और फट जाएंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर पानी क्या करता है, फैलता है। क्लियर बात, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि प्रेशर जो है वो मेन इफेक्ट डालेगा इन पाइप को फटने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजे पानी का इमांक बिंदु क्या है, ताजे पानी का इमांक बिंदु क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको नहीं पता इमांक क्या होता है, तो मैं बता दूं उनके लिए, इमांक को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर बात, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उसको इमांक बोलते हैं, इमांक बिंदु। तो ताजे पानी का इमांक बिंदु जो है वो होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ताजे पानी का इमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात इस तापमान पर पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। अब ये भी एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचें एक बार इसके बारे में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ऑप्शन ए है शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी ऑप्शन है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। और डी ऑप्शन है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो एक बार सोचें इसके बारे में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं क्या आएगा। अपना आंसर सोच के रखें, फिर इसका लॉजिक भी बताता हूं मैं आपको। चलो इसका लॉजिक देख लेते हैं। अब इसने बोला शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों। अब उसका रीजन समझें। ये मान लीजिए अर्थ क्रिस्ट है, अर्थ क्रिस्ट के नीचे जितना भी टेम्परेचर होगा ना, सर्दियों की अगर मैं बात करूं, जो बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो जो है आपका कम होगा, और जो अंदर का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आपका ज्यादा। इसी कारणवश शीतकाल में हैंडपंप का पानी क्या होता है, गर्म होता है। इस बात को ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं ग्रीष्म ऋतु की यानी कि गर्मियों के दिनों में, इसका केस उल्टा हो जाता है कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो होता है आपका ज्यादा, और जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो कम। इसलिए यही रीजन होता है कि गर्मियों के दिनों में जो हैंडपंप का पानी होगा वो क्या होगा, आपका ठंडा होगा। तो इन दिए गए ऑप्शन में से इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पहला ऑप्शन शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है तो जल गर्म प्रतीत होता है, तो इलॉजिकल हो गया, ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ये बात जो है वो बिल्कुल राइट होगी। तो पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर का तापमान क्या होगा, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है वो क्या होगा, गर्म होता है। अब एक बार सी और डी को देख लेते हैं। सी और डी में क्या दे रखा है, सी में दे रखा है इसने पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो कोई लॉजिकल बात हुई नहीं, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में दे रखा है भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा का अवशोषण होता है, तो ये बात भी जो है वो इलॉजिकल होगी, यानी कि गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा, तो ध्यान रखें इसके बारे में भी।
ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर। तो इस बात का ध्यान रखें, नीचे का पानी छोड़कर। इसने ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो हमारे पास टेम्परेचर कई बार 0 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जो मान लीजिए यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर झीलों का जो सरफेस होगा वो बर्फ बन जाता है। बर्फ बन जाता है किसके ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे का तापमान। लेकिन इसके नीचे का जो पानी रहता है, इसके जो नीचे का जो पानी है वो किस टेम्परेचर के ऊपर रहता है, यानी कि इसने बोला है ना नीचे का पानी छोड़कर, इसका मतलब कोई ना कोई टेम्परेचर रहा होगा तभी वो पानी रहा है। तो वो टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी रहता है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ सरफेस बर्फ बनेगी किस टेम्परेचर के ऊपर, 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर के ऊपर। जो नीचे का, इस सरफेस के नीचे जो पानी है वो उसी अवस्था में रहता है और वो किस टेम्परेचर के ऊपर रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह है तो बर्फ में बदलेगी बदलेगी, लेकिन जबकि नीचे की जो परत होगी ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के रूप में हमेशा रहेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट आवर जिसको बोलते हैं वो एक यूनिट है। किसकी यूनिट है, पहली मैं बात करूं बल, बल मतलब फोर्स, तो फोर्स की यूनिट मैं बता चुका हूं आपको क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। बात करें शक्ति की, तो शक्ति मतलब पावर, पावर की जो यूनिट होगी वो होगी अपनी क्या, वॉट। क्या यूनिट होती है, वॉट। पावर की यूनिट क्या होगी, वाट होगी। संवेग यानी कि मोमेंटम, संवेग यानी कि मोमेंटम, तो इसकी यूनिट अगर देखें तो संवेग का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखें ये भी नहीं होगी तो आंसर ऑप्शन क्या बचा, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट जूल भी होती है, इसकी यूनिट अर्ग भी होती है और इसकी यूनिट किलोवाट आवर भी होती है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। और एक बात का और ध्यान रखें, 1 किलोवाट आवर जो है कितने जूल या मेगा जूल के बराबर होता है, ये भी कई बार रिलेशन पूछ लेता है। तो उसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर जो है वो आपका बराबर होता है 3.6 मेगा जूल। इस बात का ध्यान रखें, ये रिलेशन कई बार पूछ लेता है तो ध्यान रखें इस चीज को। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, 3.6 मेगा जूल के बराबर होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें इस चीज को। इसमें एक फॉर्मूला पूछता है, कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देता है तो एक फॉर्मूले से इसको ड्राइव करना पड़ता है। तो फॉर्मूला भी बताएंगे आपको, कैसे कैसे ये चीजें बनी वो भी मैं बताता हूं आपको। देखिए, वह टेम्परेचर जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है। तो इसका पहले आंसर बता दूं, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब क्यों होगा ऑप्शन नंबर बी वो समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया इसके बारे में, तो इसका अगर मैं डेरिवेशन ड्राइव करके देखूं तो वो देखते हैं कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है। वो मैंने आंसर कितना बताया, -40 डिग्री। मैंने यही बताया ना आपको कि इतना रहेगा, माइनस का 40 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, माइनस का 40 डिग्री। क्लियर बात। अब देखो ये वो फॉर्मूला कौन सा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमानों के मध्य जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू, मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड यानी कि C प्लस में 32। ये जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जब भी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन डिस्ट्रीब्यूट करना हो, आपको बताना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C सेंटीग्रेड प्लस में क्या आएगा, 32 आएगा। अगर C की वैल्यू मैं 42 डिग्री अगर मैं यहाँ रखूँ तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं C की जगह 40 रखूँगा तो कितना आएगा, देखिए 9/5 इंटू में 40, माइनस का ध्यान रखें, प्लस में क्या है 32, माइनस का रहेगा, ये ध्यान रखें इस चीज़ को। ब्रैकेट लगा देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 × 8 = 40, 9 × 8 = 72, यानी कि कितना आया, माइनस का 72 और प्लस का कितना है 32, प्लस का कितना है 32। तो इसको रिजल्ट देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40 डिग्री आएगा। तो जो रिजल्ट जो सेंटीग्रेड में पुट किया था वही क्या आ गया आपका, फ़ारेनहाइट आ गया। देखिए ये क्या आ गया, फ़ारेनहाइट। तो इस बात को ध्यान रखें, इस फॉर्मूले से ये ड्राइव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -40 डिग्री के ऊपर। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बार सोचें इसको और बताएं कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। और डी ऑप्शन है यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, एक बार सोचें इसके बारे में, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। चलो देखिए इसके बारे में। इसने बोला कि जो आपके फ्रीज जिसको बोलते हो आप, या रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हो, उसमें जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वो खराब नहीं होते या खराब होने से बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? एक डिवाइस है जो खाने पीने के सामान को बचा 2 दिन या 1 दिन के लिए, मोस्टली गर्मियों के दिनों में बहुत ही कारगर होती है वो चीज़। गर्मियों के दिनों में स्पेशली क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, जिससे कि क्या होता है, हमारी चीज़ें खराब होने का डर रहता है। इसलिए हम फ्रीज वगैरह, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें रख देते हैं और वो चीज़ें हमारी बच जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि पहला ऑप्शन है इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये जो है, इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं पहले, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, दैट इज इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ये ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शन बी, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, ये नहीं होगा। न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन जो दे रखा है इसने, ये खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देता है, वो भी नहीं होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जो न्यूनतम तापमान रेफ्रिजरेटर में मेंटेन होता है वो कितना होता है, उसको मैं बता देता हूं आपको। वो न्यूनतम तापमान, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू वो टेम्परेचर रहेगा आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करूं तो वो रहता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? क्या बोला इसने? थर्म जो है किसका यूनिट है? पहला ऑप्शन है शक्ति का, दूसरा उष्मा का, तीसरा प्रकाश का और चौथा है दूरी का। तो थर्म मतलब हीट, थर्मोडायनेमिक्स जिससे बना। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट, एनर्जी, उष्मा। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब बिना देखे आराम से आंसर लगा सकते हो अगर उष्मा अकेला ऑप्शन में है, क्योंकि ये क्लियर बात है, शक्ति का पावर की यूनिट तो वाट होगी, प्रकाश की यूनिट यहाँ है नहीं, दूरी की यूनिट मीटर होगी। तो यहाँ पे बचा क्या? एक ही ऑप्शन बच गया, यानी कि ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। थर्म जो है हीट यानी कि उष्मा की यूनिट होगी। क्लियर बात? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता? कई बार पेपर में पूछा गया, तो एक बारी सोचें इसके बारे में, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? ऑप्शन आपके निम्न तापमान, सेकंड ऑप्शन है निम्न वायुमंडलीय दाब, सी ऑप्शन है उच्च तापमान और डी ऑप्शन है उच्च वायुमंडलीय दाब। चलो अब बात करते हैं क्वथनांक की। अब ये क्वथनांक जो होता है इसको बोलते क्या है? क्वथनांक का इंग्लिश जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, वो ध्यान रखें। क्वथनांक कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी रहे होंगे तो क्वथनांक का मतलब नहीं पता। क्वथनांक को बोलते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसने बोला कि अगर जब जब हम हाइट के ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा? घट जाता है। क्यों घट जाता है? उसका रीजन क्या रहता है? तो उसका रीजन रहेगा, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसी घटना घटित होती है। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जो जल का जो क्वथनांक होगा वो उच्च तुंगता पर घट जाता है। क्लियर बात? अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि ऐसा हुआ क्यों कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊंचाई पर जाके जो है वो घट गया। वो उसका रीजन क्या बताया मैंने? निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर, एक बात का बस ध्यान रख लें कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब हमेशा कम होता जाता है। ये बात क्लियर कट ध्यान रखें। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो जो आपका वायुमंडलीय दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोलते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। इसी कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अपना अगला क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खालिस्तान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो ये बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने भी क्लियरली बताई थी। जब किसी कंटेनर के अंदर अगर पानी भरा हुआ है और उसमें अगर किसी चीज़ को डुबोते हो आप, अगर वो चीज़ नीचे जाएगी तो वो क्या करेगी, समान आयतन में उस जल को हटाती जाएगी और नीचे जाती जाएगी। तो ध्यान रखें, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। यह बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सोचें इसके बारे में, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो, 1 ग्राम पर सीसी का मतलब हुआ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। सीसी जहां लिखा होता है समझ लें, सीसी का मतलब कईयों को नहीं पता, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर बात, क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जब जल का घनत्व होगा, यह बिल्कुल सही है। किस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये हमेशा ध्यान रखें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। क्या आएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों होता है ऐसा, अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर दो चीजें ध्यान रखें। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है अपना, पानी जो होगा, उसका जो आयतन है ना, वॉल्यूम जो होगा वो न्यूनतम होगा। वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, लोवेस्ट होगा। वॉल्यूम जो है वो न्यूनतम यानी कि लोवेस्ट होगा। जबकि जो घनत्व है, घनत्व मतलब डेंसिटी जो होगी ना उसकी जो डेंसिटी है यानी कि जो घनत्व है वो क्या होगा, हाई होगा। इस बात का ध्यान रखें, घनत्व क्या होगा आपका, हाई होगा, अधिकतम होता है। इस बात को क्लियरली ध्यान रखें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर के अंदर जो वॉल्यूम या आयतन जो है वो न्यूनतम होगा और जो डेंसिटी यानी कि जिसको मैं बोल रहा हूं आपका घनत्व, वो क्या होगा, अधिकतम होगा। इस बात को ध्यान रखें। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न दाब के कारण, दूसरा ऑप्शन है निम्न घनत्व के कारण, तीसरा ऑप्शन है निम्न सायांता के कारण और डी ऑप्शन है निम्न तापमान के कारण। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। चलो, इसका जो आंसर है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, ऑप्शन आपके निम्न दाब, सेकंड ऑप्शन है निम्न घनत्व, सी ऑप्शन है निम्न सायनता और डी ऑप्शन है निम्न तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व यानी कि लो डेंसिटी के कारण जो है बादल जो है वायुमंडल में क्या करते हैं, तैरते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बादल जो हैं जैसे जैसे ऊपर उठेंगे और जब संघनन होगा, संघनन होने से क्या, संघनन होने का मतलब होता है उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या करेंगी, ठंडी होके जैसे जैसे गर्म हवा होगी वो हमेशा ऊपर उठेगी और जो ठंडी हो जाती है वहाँ जाने के बाद, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद, और फिर क्या होता है पानी की जो है बूंदों के रूप में नीचे गिरती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं वो किस कारण तैरते हैं, लो डेंसिटी के कारण यानी कि निम्न घनत्व के कारण। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है। पहला ऑप्शन है उबलता हुआ पानी, दूसरा है गर्म पानी, तीसरा भाप और चौथा है पिघलता हुआ प्लावी बर्फ। तो बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचें एक बारी, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलो, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। पहला ऑप्शन उबलता हुआ पानी, दूसरा ऑप्शन है गर्म पानी, तीसरा ऑप्शन है भाप, चौथा ऑप्शन है पिघलता हुआ प्लावी बर्फ। तो देखिए, सबसे अधिक जलन की अगर मैं बात करूं किससे पैदा होती है, तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि भाप के कारण। अब क्यों होता है ऐसा वो मैं बताता हूं। भाप में सबसे अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप में जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मतलब क्या हुआ, गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। इंग्लिश वाले समझ सकते हैं इस चीज को। लेटेंट हीट को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा।
जो गुप्त उष्मा होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन होता है और वो ज़्यादा जो है हमें क्या है मतलब अधिक जलन पैदा करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास सबसे अधिक जलन पैदा होगी वो किस में होगी, भाप में होगी। और क्यों होता है, क्योंकि भाप की जो हीट होती है, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, वो जो है बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर बात। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? सेम रीजन है, सेम रीजन जो मैंने पहले क्वेश्चन का बताया कि उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से अधिक जलना कष्टदायक होता है। वो सेम रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि भाप के अंदर क्या होती है, गुप्त ताप होता है, और यानी कि जिसको मैंने बताया आपको लेटेंट हीट। क्या बताया? लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट के कारण जो है उसमें ज़्यादा जलन पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर, किस ऑप्शन में दे रखा है लेटेंट हीट से? भाप में गुप्त ताप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन, भाप का ताप बहुत अधिक होता है, ये नहीं बोल सकते। भाप एक प्रकार से गैस और यह कार्य को शीघ्रतापूर्वक निगन कर सकती है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी में शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है, ये भी एक लॉजिकल सा पॉइंट है। तो इसका जो राइट जो लॉजिक होगा वो क्या होगा, वो इसलिए कष्टदायक होती है क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त उष्मा या गुप्त ताप, गुप्त लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं वो होता है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? पहला ऑप्शन मिट्टी का तेल, दूसरा जल, तीसरा अल्कोहल और चौथा है पेट्रोल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सोचें एक बार इसके बारे में, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं। तो देखें, ये जितने भी लिक्विड दे रखे हैं आपको, जितने भी द्रव दिए हैं, उनमें वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, मतलब गैसियस फॉर्म में बहुत जल्दी बढ़ते हैं वो। और जो गैसियस फॉर्म में कौन जल्दी बनेगा, ये बात भी दिमाग में रहे, गैसियस फॉर्म में कौन जल्दी से बनेगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी गैसियस फॉर्म में बनेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है? जल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और अल्कोहल में। तो इसका आंसर बता दूं पहले, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्कोहल। अब क्यों होता है अल्कोहल? इसलिए मैंने इसका रीजन क्या बताया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत यानी कि भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? अब चारों के अंदर मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट बता दूं एग्जैक्टली अराउंड क्या रहेगा, क्योंकि अल्कोहल अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत इसीलिए होगा क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 79 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। जो आपके पेट्रोल है, पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो यहाँ ऑप्शन डी में पेट्रोल दे रखा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे मिट्टी का जो तेल है, मिट्टी का तेल, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी कि क्वथनांक जिसको बोलते हो आप, वो होता है 150 डिग्री टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्कोहल का। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अल्कोहल आ जाएगा। क्लियर बात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, कई बार पेपर में पूछा गया, मरकरी तापमापी का, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, ताप विद्युत उतापमापी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या आएगा? चलो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप विद्युत उतापमापी का। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए मरकरी जो आपका थर्मामीटर होता है, तापमापी जो होता है, वो कितने टेम्परेचर तक मेजर कर सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। द्रव तापमापी जो है माइनस के 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापता है। कौन सा? द्रव तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो होगा वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकता है। सॉरी, गैस तापमापी, गैस तापमापी की बात करें तो वो कितना मापेगा आपका? 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जो ताप विद्युत उतापमापी है वो माइनस के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को माप सकता है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ताप विद्युत उतापमापी। क्लियर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
तापमान, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अब ये भी वही क्वेश्चन, निम्नतम तापमान जो है किसके द्वारा माप सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एल्कोहल थर्मामीटर। किसके द्वारा मापेंगे? एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि न्यूनतम तापमान मान ज्ञात करने के लिए सिर्फ किसका यूज करेंगे? एल्कोहल थर्मामीटर का। और कितना न्यूनतम तापमान माप सकता है? और इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत कम होगा। कितना होता है? माइनस के 112 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड, 78-79 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड। इसलिए अधिकतम ताप मापने में उपयुक्त नहीं होता। किसको मापने में युक्त होता है? बहुत ही न्यूनतम तापमान। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? एल्कोहल थर्मामीटर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? पहला तापमान, दूसरा दूरी, तीसरा रेडियस, चौथा है वायुमंडलीय दाब। तारों का रंग जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? कई बार पेपर में पूछा गया, तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना क्या? आंसर को देख लेते हैं एक बारी। इसका जो आंसर है वो आएगा आपका, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज टेम्परेचर, यानी कि तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो सूर्य है यानी कि जो सन है, उसके जो बाहरी कर्व की मैं बात करूं, सतह की बात करूं, तो उसका टेम्परेचर होता है आपका 6000 केल्विन के आसपास। इसीलिए 6000 केल्विन के आसपास होता है, इसीलिए उसका रंग जो है वो येलो होता है, यानी कि पीले रंग का दिखाई देता है, पीला होता है। क्लियर बात? तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? ऐसा क्यों होता है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं? ऑप्शन आपके पास है। 2 पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं, अतः उष्मा के संचरण को रोकती हैं। दूसरा ऑप्शन है 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। तीसरा ऑप्शन है 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। और डी ऑप्शन है उष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? एक बार सोचें इसके बारे में। चलो अब मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं। क्यों रख सकती हैं? उसका रीजन क्या रहेगा? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शन है आपके, उन ऑप्शन में से जो बेस्ट रहेगा, पहला ऑप्शन 2 कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं तथा उष्मा के संचरण को रोकती हैं, ये ऑप्शन इलॉजिकल होगा, लॉजिक नहीं बनता इसका कोई। सेकंड ऑप्शन 2 कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करते हैं। अगर सुचालक के रूप में काम करेगी तो इसका मतलब और ठंड पैदा करेगी, यानी कि वो हीट को जो है बाहर की ओर लेके आएगी और ठंड ज्यादा पैदा करेगी। तो ये बी तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। सी ऑप्शन को देखें, 2 कमीजों के बीच वायु की परत जो बनेगी वो रोधी माध्यम यानी कि आपके पास इंसुलेटर का काम करेगी, रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, उष्मा का विकिरण नहीं होता। तो ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 कमीजों के कारण शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा क्या बोला मैंने? 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? क्योंकि 2 कमीजों के बीच वायु की परत जो है रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और एक चीज और, वायु जो होती है हमारी उष्मा की कुचालक होती है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। इस बात का ध्यान रखें, एयर जो होती है बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसीलिए जो है सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं, एक कमीज की बजाय 2 या 3 कमीज भी पहन लेते हैं कई बार। तो ये इसी का यही रीजन होता है कि 2 कमीजों के बीच जो वायु की परत बनेगी वो क्या करेगी? रोधी माध्यम का काम करेगी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वह काला या खुरदरा हो, काला या मृषण हो, सफेद या खुरदरा हो, सफेद या मृषण हो। खुरदरा और मर्षण, खुरदरा मतलब होता है जिसके ऊपर चिकनाट, मर्षण का मतलब चिकनाव, ठीक है। तो पहली चीज मैंने पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, काली चीज और खुरदरी चीज हमेशा ही बहुत ज्यादा हीट को या बहुत ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, और सफेद चीज और चिकनी चीज रिफ्लेक्ट करती है प्रकाश को। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा।
कि कोई भी पिंड सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषण करेगा जब वह काला होगा और खुरदरा होगा। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह सरलता से मिल जाता है, दूसरा यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, तीसरा ऑप्शन है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, और डी ऑप्शन है जल को गर्म करना आसान है। तो जल्दी से सोचें इसके बारे में और बताएं कि इसका आंसर क्या आ सकता है। चलो, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। देखो, पहला सरलता से मिल जाता है, ये गलत होगा, लॉजिकल नहीं है। दूसरा सस्ता और हानिकारक नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी जल को गर्म करना आसान है, तीनों की लॉजिकल है। तो इसका जो लॉजिकल साइंटिफिक रीजन होगा वो क्या होगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। पहला ऑप्शन लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, दूसरा इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, तीसरा इससे पात्र सुंदर लगता है, और डी ऑप्शन इसमें स्वच्छता होती है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं जल्दी से, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी नहीं तो फिर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। क्लियर बात। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो लॉजिकल नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, और ये इसका आखिरी क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। वो क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, दूसरा बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, तीसरा ऑप्शन बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, और डी ऑप्शन है बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। तो ध्यान रखें, बुरादे में से होकर उष्मा आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए जो बर्फ है मोस्टली हम कहाँ रखते हैं, बुरादे के अंदर रखते हैं। क्लियर बात। चलो, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।